हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 22 जनवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016? फर्स्ट, इट पुट एम्फेसिस ऑन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स. Second, state governments are responsible to provide land for setting up common biomedical waste treatment and disposal facilities. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर ये लिखा है कि उस पर्टिकुलर वेस्ट का जो ओरिजिन है, जो उसका सोर्स है, उस सोर्स के अंदर ही उसको अलग अलग पार्ट में सेग्रीगेट करना है। तो उसके अंदर टोटल 4 अलग अलग कैटेगरीज दी गई है कि एक येलो कैटेगरी है, एक रेड कैटेगरी है, ब्लू है और ब्लैक है। तो इसके अंदर किस किस टाइप के वेस्ट को सेग्रीगेट किया है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर यह भी लिखा है कि उस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए या ट्रीट करने के लिए जो लैंड जरूरी है, वो लैंड प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी होगी? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह इंश्योर करने के लिए कहा है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो है उसको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है। तो उसके अंदर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, उनका इंप्लीमेंटिंग रोल होता है। तो सीपीसीबी जो है वो ओवरसी करेगा स्टेट्स के रोल को। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो फिर से न्यूज में है। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about time use survey in India? First, it was conducted by Niti Aayog. Second, there is an inverse relationship between age and the amount of time spent by women on household chores. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। बिकॉज ये टाइम यूज सर्वे जो है वो रिसेंटली सितंबर 2020 में रिलीज किया गया था। So it was conducted by National Statistical Office under Ministry of Statistics and Program Implementation. तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। और उसके अंदर मेनली सर्वे का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि मेल्स एंड फीमेल के द्वारा इंडिया में पेड और अनपेड एक्टिविटीज के अंदर कितना टाइम स्पेंड किया जाता है उसको ट्रैक करना। तो उसके अंदर एक ये देखने को मिला कि अगर हम वुमन की बात करें तो वहां पे एज एंड टाइम स्पेंड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब कि एज जैसे जैसे इंक्रीज होती है वुमन के अंदर, तो वैसे वैसे टाइम फॉर हाउस होल्ड वर्क जो है वो रिड्यूस होता जाता है। तो इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, कि वुमेन्स के अंदर जैसे जैसे एज ज्यादा होती है तो वैसे हाउस होल्ड वर्क के अंदर उनका टाइम जो है वो कम स्पेंड होता है एज कंपेयर टू मेल। तो मेल के अंदर ये देखने को मिला है कि वहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब कि जैसे जैसे उनकी एज जो है वो इंक्रीज होती है वैसे ही हाउस होल्ड वर्क जो है वो ज्यादा करते हैं, एज पर दिस टाइम यूज सर्वे ऑफ 2019, बट इट वॉज रिलीज इन सितंबर 2020। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। तो ये कल के न्यूज़पेपर में एक अच्छा आर्टिकल था जिसके अंदर ये जो वुमन के द्वारा हाउस होल्ड वर्क किया जाता है उसको किस तरीके से हम वैल्यूएट कर सकते हैं वो बताया गया है। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि रिसेंटली जो टाइम यूज सर्वे के अंदर जो फाइंडिंग्स आई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि ऑन एन एवरेज इंडियन वुमन स्पेंड 299 मिनट्स अ डे ऑन अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज, whereas men spend only 97 मिनट्स। तो ये दोनों के बीच में जो गैप है उसके चलते ये पूरा आर्टिकल दिया गया है। काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके ऊपर हम 2 और क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, वुमेन हु आर नॉट एंगेज इन एनी एंगेज ओनली इन हाउस होल्ड वर्क्स आर कैटेगराइज्ड एज डैश इन सेंसस इन इंडिया। मतलब कि जो वुमन किसी भी टाइप की इकोनॉमिकल या फिर हाउस होल्ड वर्क के अंदर सिर्फ एंगेज है, सॉरी ये वर्ड यहां पे नहीं आएगा, हु आर एंगेज ओनली इन हाउस होल्ड वर्क्स, तो उनको सेंसस के अंदर किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है? ऑप्शन ए हाउस होल्ड वर्कर्स, ऑप्शन बी अनपेड वर्कर्स, ऑप्शन सी नॉन वर्कर्स एंड ऑप्शन डी हाउस वाइफ्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा।
करेक्ट आंसर इज सी, नॉन वर्कर्स। इसका आंसर आपको यहां पे मिलेगा, जहां पे सेंसस के अंदर क्या डेटा है वो बताया गया है कि एज पर दी सेंसस 2001 इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 36 करोड़ वुमन ऐसे हैं कि जो सिर्फ हाउस होल्ड ड्यूटीज में इन्वॉल्व है, लेकिन उनको एज नॉन वर्कर्स कैटेगराइज किया जाता है एंड दे आर क्लब टुगेदर विद द बेगर्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड प्रिजनर्स। मतलब कि ये बेगर्स है, प्रोस्टिट्यूट्स, प्रिजनर्स, ये सब तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्टिव काम करते हैं, लेकिन हाउस होल्ड वुमन जो है, जो घर का काम करते हैं, उनको नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में बताया गया है। सो दे आर कैटेगराइज्ड एज नॉन वर्कर। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, increasing women participation in Indian economy will increase India's GDP by a larger share. Second, the gender gap for women pursuing for education has narrowed in India since 2017-18. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एज पर वन एस्टिमेशन, अगर इंडिया के अंदर सिर्फ 10% वुमन पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए तो 2025 तक इंडिया का जीडीपी जो है वो $777 बिलियन इंक्रीज हो सकता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट जो है वो काफी बड़ी है, और इसके चलते हम 2025 तक हमारा जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम है वो भी हम आसानी से अकम्प्लिश कर पाएंगे, ओनली बाय इंक्रीजिंग 10% वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। एज पर दी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2018-19, तो ये वुमन जो है, वुमन एंड मेन दोनों के बीच में जो जेंडर गैप है वो कम हुआ है, मतलब मोर वुमन आर एनरोलिंग इनटू द हायर एजुकेशन सिस्टम एज कंपेयर टू मैन। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो ये एक ओवरऑल फैक्टर है जो कि पूरे वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक के ऊपर फैक्टर करता है। सो ये काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके अंदर से काफी सारे फैक्ट्स आपको मिल सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्री फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, इट शेयर्स बॉर्डर विथ लेक विक्टोरिया। सेकेंड, इट इज सिचुएटेड ऑन द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। थर्ड, इक्वेटर passes through this country. And fourth, it has been recently seen in news due to political crisis. There are 4 options. Option A, Ethiopia. Option B, Sudan. Option C, Uganda. And option D, Kenya. So the correct answer is C, Uganda. अब सबसे पहले तो ये दिखता है कि it shares border with Lake Victoria. तो यहां पे है लेक विक्टोरिया, तो आप देख सकते हैं कि बॉर्डरिंग कंट्रीज 3 है, युगांडा, केनिया एंड टांजानिया। तो मतलब कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो यहीं से एलिमिनेट हो जाएंगे। इट इज सिचुएटेड ऑन द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, तो ये अफ्रीकन रिफ्ट वैली है जिसके ऊपर काफी सारे कंट्रीज सिचुएटेड है। तीसरा दिया गया है कि इक्वेटर पासेस थ्रू दिस कंट्री, तो ये इक्वेटर है जो कि पास ऑन होता है युगांडा से और केन्या से। यहां पे भी आप ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और रिसेंटली अगर हम पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो वो युगांडा न्यूज में है, और इस पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था जिसके अंदर युगांडा के अंदर जो अभी लीडर 1986 से लेके है उनको लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैव बीन गिवन टू द कंज्यूमर्स अंडर इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स रूल 2020? फर्स्ट, licensee is mandated to supply electricity on request made by an owner or occupier of any premises in line with the provisions of the Act. Second, no connection shall be given without a meter. And third, it also gives right to the prosumers as consumers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 and 3, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली दिसंबर 2020 के अंदर ये रूल्स जो है वो नोटिफाई किए गए थे, जिसके अंदर ये कहा गया था कि लाइसेंसी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जिस कंपनी को लाइसेंस दिया गया है तो उनको कंपलसरी, अगर कोई रिक्वेस्ट करता है जो कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का ऑक्यूपायर है या फिर ओनर है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे कंपलसरी, अगर वो एक्ट के चलते वैलिड है, तो
इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज 24/7। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर यूज के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी को लिमिट कर सकते हैं। सेकेंड राइट ये भी दिया गया था कि मीटर के अलावा कोई भी टाइप का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं मिलेगा। और तीसरा जो है वो भी करेक्ट है। अब यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है कि प्रोज्यूमर्स क्या है। तो प्रोज्यूमर इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर, मतलब द इंडिविजुअल्स हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दे कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल कि आप सोलर रूफटॉप का यूज करते हैं, आपके घर के ऊपर आपने सोलर पैनल लगाई है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को आप यूज भी कर सकते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी की और आपने कंज्यूम भी की। अब जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप क्या करते हैं, बेच देते हैं, यू सेल दैट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप क्या बन गए, प्रोज्यूमर बन गए। तो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर यह भी बताया गया है कि जो प्रोज्यूमर्स है उनको भी जितने राइट्स कंज्यूमर को मिलते हैं वो सारे राइट्स मिलेंगे। सो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो ट्रू एम्पावरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का जो मैकेनिज्म है वो हम और भी बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में ये कल के न्यूज़पेपर पे आर्टिकल था। दूसरा हम एक जनरल क्वेश्चन देखेंगे इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के ऊपर। 7th क्वेश्चन, which of the following challenges are being faced by power sector in India? First is thermal based power, second is monopoly in coal extraction and third is AT&C losses। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, ये तीनों चैलेंजेस करेक्ट है। इंडिया के अंदर पावर सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 80% पावर जो है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से बनता है, मतलब कि थर्मल बेस्ड पावर प्लांट। तो वहां से पॉल्यूशन और ये सब कंसर्न्स खड़े होते हैं। दूसरा कि कोल एक्सट्रैक्शन की बात करें तो वहां पे अभी तो सिचुएशन थोड़ी बेटर है, लेकिन अभी तक देखते आए हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है उनकी मोनोपोली है वहां पे, तो उसके चलते एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस कई बार नहीं मिलते, लैंड एक्विजिशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और एटीएनसी लॉसेस का मतलब क्या है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस। इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब जाती है तो इस बीच में ट्रांजिशन में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लॉस होती है, उसे कहते हैं एग्रीगेट टेक्निकल लॉस। और कई बार लोग बिजली की चोरी भी करते हैं तो उसे कहते हैं एग्रीगेट कमर्शियल लॉस। तो ये चैलेंजेस है जो कि इंडिया का पावर सेक्टर अभी फेस कर रहा है। आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कैग। मतलब इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है कि जो कैग की ऑफिस की इंडिपेंडेंस दिखाता है। फर्स्ट, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, सेकंड, होल्डिंग ऑफिस आफ्टर रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट, थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड ही इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन रिमूवल के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर जो है वो काफी लंबी है, सेम एज द प्रोसीजर टू रिमूव एनी सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये एक उनकी इंडिपेंडेंस है। दूसरा कि वो रेजिग्नेशन या फिर रिटायरमेंट के बाद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो ये भी करेक्ट है। और उनका जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग द सैलरी एंड अलाउंसेस, दे ऑल आर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विच इज नॉट सब्जेक्ट टू वोट। तो एक ये भी उनकी इंडिपेंडेंस है। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। तो अभी ऑफिस ऑफ कैग जो है वो न्यूज में इसलिए है बिकॉज केरला के अंदर अभी जो ऑफ बजट बोरोइंग्स को लेके केस हुआ था, तो उसके चलते कैग ने अपने रिमार्क्स दिए है कि इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट दैट स्टेट कैन बोरो दिस काइंड ऑफ फंड्स। तो उसके चलते वहां के पॉलिटिकल लीडर जो है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि कैग्स रिमार्क्स एम्ड एट टार्निशिंग द गवर्नमेंट इमेज। 9th क्वेश्चन, अब जो दो क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्डनिंग पावर्स आर नॉट गिवन टू अ गवर्नर बट गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब इनमें से कौन से पार्डनिंग पावर ऐसे हैं कि जो प्रेसिडेंट को दिए गए हैं लेकिन गवर्नर को नहीं दिए जाते।
First is the governor cannot pardon a death sentence, and second is the governor cannot grant pardon, reprieve, respite, suspension, remission or commutation in respect to punishment or sentence by a court martial. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. किसी को अगर मौत की सजा सुनाई गई है, फांसी की सजा, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट जो है वो उस सजा को माफ कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकते. उसी तरीके से अगर कोर्ट मार्शल मतलब कि जो मिलिट्री कोर्ट है उनके द्वारा कोई पनिशमेंट या सेंटेंस दी गई है, तो वहां पे भी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ऑथोरिटी है कि वो माफ कर सकता है, गवर्नर कैन नॉट. सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. सो राजीव गांधी की हत्या के केस में जो अक्यूज्ड है उनको माफी देने के लिए जो तमिलनाडु के गवर्नर है, उनको कई बार से उनके पास ये डिसीजन जो है वो पेंडिंग पड़ा है. तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप विद इन 3 to 4 days इसके ऊपर अपना कोई डिसीजन दे. 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? फर्स्ट, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर. सेकेंड, इट हैज डेवलप्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19 नेम्ड एज कोवैक्सीन. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, 1 only. सेकेंड इज इनकरेक्ट. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है अराउंड 1966 के अंदर उसको फाउंड किया गया था, एंड इट इज टुडे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है. अब हालांकि उन्होंने अपनी खुद की कोई वैक्सीन डेवलप नहीं की है, ये उनके द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है इट इज डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका, और वो इंडिया के अंदर सप्लाइंग पार्टनर है, वो उनका मैन्युफैक्चरिंग करता है लेकिन उन्होंने खुद नहीं बनाई. और दूसरा कि उसका नाम जो है वो कोवैक्सीन नहीं है, इट इज कोविशील्ड. कोवैक्सीन जो है इट इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक. सो द आंसर इज ए, 1 only. तो अभी वहां पे ये कल जो इंसिडेंट हुआ था उसके चलते ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो न्यूज में है. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.